मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं या राजस्थान बोर्ड के हैं या हरियाणा बोर्ड के हैं, लेकिन आप हिंदी माध्यम से हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में कर लिया जाए, पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे और कम समय में केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी होता क्या है? तो रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है। ये क्या होता है? ब्रांच होता है। किसका ब्रांच होता है? रसायन विज्ञान का ब्रांच होता है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी में केमिकल काइनेटिक में दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला, किसी अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना तेज़ी से हो रहा है, कितना धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, उस अभिक्रिया के होने में कितना समय लग रहा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे और उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, किसी अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे कि उसका वेग क्या है, और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। इन दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम। तो रासायनिक बलगतिकी में हम दो चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, और दूसरा उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का। तो इसे कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया का वेग और उसके वेग को प्रभावित करने के वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया का वेग और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, गति के आधार पर अभिक्रिया को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मंद गति की अभिक्रिया, एक होता है तीव्र गति की अभिक्रिया, और एक होता है मध्यम गति की अभिक्रिया। ठीक है, मंद गति की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही धीरे होती है, बहुत ही स्लो मोशन में होती है। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही मंद गति से होती है, उसे हम कहते हैं मंद गति की अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो एग्जाम्पल होगा लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना ये बहुत ही स्लो होता है, स्लो मोशन में होता है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? मंद गति की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे बच्चों का विकास, या छोटे बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट में बदलते हैं तो सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत ही समय लग जाता है, जैसे कई घंटे लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं मंद गति की अभिक्रिया। जैसे लोहे में जंग का लगना और हीरे का ग्रेफाइट में बदलना। हीरा भी किस में चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, और इसको चेंज होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसे ही तीव्र गति की अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इसको होने में लगभग जो है 10 की घात -12 से 10 की घात -14 सेकेंड लगते हैं। और इस अभिक्रिया का जो वेग है उसको काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जल्दी हम इसके वेग को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कागज का जलना, ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये हो जाएगी तीव्र गति की अभिक्रिया, बहुत ही कम समय में हो जाता है। ऐसे है बम का फटना, बहुत ही तेजी से फटता है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई? तीव्र गति की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र गति की अभिक्रिया। तीसरा होता है मध्यम गति की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में, देखिए, न तो बहुत ही कम समय लगता है, न बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में न बहुत ही कम समय लगता है और न बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। यह न बहुत ही तीव्र गति से होता है और न ही बहुत ही मंद गति से होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है ना, वो मध्यम गति की अभिक्रिया होती है, और इसका हम जो है वेग को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही है अभिक्रिया का वेग और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पढ़ते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग किसे कहते हैं। ठीक, एक बात बताइए कि अभिक्रिया जब होती है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद।
ठीक है, एक अभिकारक होता है और एक होता है क्या, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। ठीक है, अब ये बताइए इसमें अभिकारक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो उत्पाद है वह क्या है, जल। ठीक है, तो इसके इस रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, एक हो गया अभिकारक और एक हो गया उत्पाद। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद बनता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वह धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, समय के सापेक्ष क्या होती है, घटती है। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। आप एक दैनिक जीवन से एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, गेहूं है और आटा बनाना है आपको। आपके पास मान लीजिए कि 10 केजी गेहूं है। 10 केजी क्या है, गेहूं। मैं दैनिक जीवन से इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक, 10 केजी गेहूं है और उसको आटा में क्या करना है, चेंज करना है। हमारा गेहूं अभिकारक हो गया और आटा जो है वह उत्पाद हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं गेहूं की मत ले रहा हूं, गेहूं ले रहा हूं। ठीक है, और इधर ले रहा हूं आटा। उत्पाद में मैं क्या ले रहा हूं, आटा ले रहा हूं। ठीक, जब टाइम हमारा 0 है, यानी कि जब हम मशीन चालू नहीं किए हैं, हमारा गेहूं है 10 किलो, हमारा गेहूं कितना है, 10 केजी है। तो स्टार्टिंग में जब मशीन चालू नहीं हुआ है तो उस समय जो हम आटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आटा की मात्रा क्या होगी, 0 होगी। आपके पास केवल गेहूं है, अभी तो आप मशीन चालू नहीं किए हैं। और जब मशीन चालू नहीं किए हैं तो आपके पास आटा कितना है, 0। अब देखिए, अब मशीन चालू कर दिए, टाइम बढ़ना शुरू हो गया। जैसे 2 सेकंड बाद ये हो गया 8 केजी, 2 केजी किस में चेंज हो गया, ठीक है, आटा में। फिर हो गया 6 केजी, कुछ समय बाद 4 सेकंड बाद ये 6 केजी हो गया। ये क्या हो गया, 4 केजी हो गया। फिर ये हो गया 4 केजी, ये हो गया 6 केजी। फिर क्या हो गया, यह 2 केजी हो गया कुछ सेकंड बाद। फिर ये हो गया कितना, 8 केजी। फिर ये कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 10 केजी। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि गेहूं की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है, और आटा की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ठीक ऐसे ही अभिकारक की जो सांद्रता होती है ना, वह समय के सापेक्ष क्या होती है, बढ़ती है, सॉरी घटती है। और उत्पाद की सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता समय के सापेक्ष क्या होती है, घटती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। समय के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, और उत्पाद की सांद्रता आप देख रहे हैं क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, हम लोग थे अभिक्रिया के वेग पे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर होता है ना, उसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। आप देख रहे हैं ना कि अभिकारक की सांद्रता भी परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फर्क बस इतना है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जब हो रहा है ना, तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उत्पाद की सांद्रता बढ़ रहा है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटा समय। ठीक है, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटा में क्या, समय। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग किसे कहते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर
या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग समझ में आ गया। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेकिन अगर अभिकारक की सापेक्ष निकालते हैं ना तो ये माइनस में आएगा और उत्पाद की सापेक्ष निकालेंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अब देखिए मात्रक इसका क्या होता है? अभिक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो देखिए अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसका मात्रक होता है मोल प्रति क्या? मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक होता है क्या? मोल प्रति लीटर और बटा में समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। जो अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्योंकि देखिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो ये बताइए कि लीटर जब ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा? अभिक्रिया के वेग का मात्रक हो जाएगा। हम लोग बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे लेंगे समय और यहाँ पे लेंगे अभिक्रिया का या अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, जब समय 0 है तो उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक, मान लीजिए कि समय हो गया t1, तो अभिकारक की सांद्रता घट जाएगी ना। मान लीजिए कि r1 है और t2 समय बाद इसकी सांद्रता हो गई कितनी? r2। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे t1 के समय r1 और t2 के समय क्या? r2। तो हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है ना। अब देखें t1 पर था r1 और t2 पर क्या था? r2 था। ठीक, यही हमारा जो ढाल है ना, ढाल, यही हमारा बताता है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा ये बताइए कि सांद्रता में कितने का परिवर्तन हुआ है? तो R2 माइनस R1, लेकिन हमें R1 ज़्यादा है R2 कम है तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2 बटा में T2 माइनस T1। लेकिन अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बटा में T2 माइनस T1। ठीक, और कुल मिला के आ जाएगा हमारा डेल R अपान में डेल T। ठीक है, अब देखिए एक होता है, ये तो हो गया अभिकारक की सांद्रता के सापेक्ष वेग निकाल लिए। अगर हम उत्पाद की सांद्रता में देखें, उत्पाद के लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ पे लिया जाए समय और यहाँ पे लिया जाए क्या? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? समय के सापेक्ष 0 पर क्या होगा? 0 पर कम होगा, यानी कि जब समय 0 है उस समय कम होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं यहाँ पे T1, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ T1 पर मान लीजिए कि हमारा जो सांद्रता है वह है P1। ठीक है,
T1 पे सांद्रता कितना है P1। फिर कुछ देर बाद T2 हो गया और सांद्रता क्या हो गई P2 हो गई। ठीक है, सांद्रता हो गया, बढ़ गया। अब इतना तो रहेगा नहीं, बढ़ जाएगा, बढ़ करके ये हो गया, ये हो गया किस पर P2 पर। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखा जाए ये जो ढाल होगा वो क्या बनाएगा, बताएगा अभिक्रिया का वेग। ये जो बताएगा वो क्या बताएगा, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा P2 माइनस P1 बटा में T2 माइनस T1, यानी कि डेल P अपान में डेल T। ठीक, अब देखिए एक होता है तात्क्षणिक वेग। हम तो वेग निकाल लिया ना, हम वेग, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा कितना, अभिकारक के सापेक्ष निकालेंगे तो माइनस डेल R अपान डेल T हो जाएगा। अगर उत्पाद के सापेक्ष निकालते हैं तो डेल P अपान में क्या हो जाएगा, डेल T हो जाएगा। ठीक है, एक होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो देखिए किसी विशेष समय पर या किसी समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा ना, काउंट होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो गया। ठीक है, जैसे अभिक्रिया हो रहा है, मैंने घड़ी देखा और अचानक 10:10 पर देखा कि उसका वेग कितना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। किसी समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये समय है T और T समय पर हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है। T समय पर हमें क्या करना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। कितने समय पर, T समय पर। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक वेग निकालना है ना, और ढाल बताता है किसको, तात्क्षणिक वेग को। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा से एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे हम, त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, और यही जो होगा त्रिभुज का जो ढाल होगा वही हमारा बताएगा, यानी कि dr अपान dt हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। कितना हो जाएगा, dr अपान dt हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो तात्क्षणिक वेग होगा वो क्या होगा, जैसे किसी समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वही हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा खींचेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच करके एक ट्रायंगल बना देंगे। ठीक, और इस ट्रायंगल का जो ढाल होगा वही हमारा तात्क्षणिक वेग होगा। तो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा dp अपान dt। ठीक है, तात्क्षणिक वेग, ये हो गया तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग हो गया। ठीक है, तो किसी विशेष समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है, और तात्क्षणिक वेग को हम लिखेंगे माइनस dr अपान dt, या उत्पाद के सापेक्ष निकालेंगे तो dp अपान dt। ठीक है, किसी विशेष समय पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वही क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है।